हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट आपका, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं ले रही हूँ। इसमें आप देखेंगे डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, ये सारे जो प्लांट से रिलेटेड हमारे बाकी पहले हमने लिया था जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे। तो आप सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपका क्या होगा कि इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और बार बार जाके उसके सारे क्वेश्चंस को देखिए। और थ्योरी की भी जो क्लासेस पड़ी हुई हैं आप यूट्यूब पर, वो भी आप जाकर देखिए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है आपका, मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी का विसरण को कौन निर्धारित करता है, ठीक है। वन सेल से दूसरे सेल में जो पानी का विसरण है, ठीक है, वो कौन निर्धारित करता है। तो देखिए ऑप्शंस आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, ओपी, ठीक है, डब्ल्यूपी, डीपीडी और टीपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है, डीपीडी। इसी के कारण एक सेल से दूसरे सेल में जो है वाटर का ये आपका विसरण होता रहता है, पानी का विसरण, ठीक ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो मिनिमम प्रेशर पे, ठीक है, न्यूनतम उसमें कोशिकाओं से एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ट्रांसफर होती रहती है, जाती रहती है, ठीक है। जल का अवशोषण शक्ति क्या होता है का मापन किया जाता है इससे, और जल की अवशोषण करके एक सेल से दूसरे सेल में ये ट्रांसफर होता जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा डीपीडी। यही रिस्पॉन्सिबल होता है एक सेल से दूसरे सेल में वाटर के विसरण को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रियल मॉर्फोलॉजी is maintained by balancing the active absorption of water and active secretion by mitochondria, ठीक है। Hence mitochondria are likely to swell in the presence of, देखिए इसका हिंदी देखिए आप, पानी के सक्रिय अवशोषण तथा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा हुए सक्रिय विसरण, ठीक है, के संतुलन से माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बना रहता है। अतः निम्न में से किसकी उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में शोध ला सकती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए आप, एटीपी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अनकपलिंग एजेंट, ठीक है, अति परासारी घोल, ठीक है, अनकपलिंग एजेंट, ठीक है, अयुग्मक कर्मक, ठीक है, एंजाइम कैटालाइजिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलेशन के लिए उत्प्रेरक एंजाइम। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखिए क्या होती है आपकी, ये आपकी जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रख देने से एक कोशिका का जल बाहर जो है आने लगता है, ठीक है। जब आप हाइपरटोनिक देखिए, जब मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है, इसमें कोशिका है, ठीक है। कोशिका से क्या होता है, जल बाहर की तरफ आने लगता है, ठीक है, जल बाहर की तरफ आने लगता है और माइटोकॉन्ड्रिया में लगातार एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। जब हम किसी इस विलयन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम कोशिका को रख देते हैं तो सेल से वाटर बाहर आने लगता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी का लगातार निर्माण होता रहता है। वो लवक एकत्र हो जाता है, ठीक है, लवक एकत्र होता है और लगातार माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और इसे बाहर निकलता है, ठीक है। कोशिका जल बाहर आने पर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स भी अति सारी हो जाता है, ठीक है, हाइपरटोनिक हो जाता है। उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जल है वो भी अतिसारी हो जाता है। इस प्रकार जल अवशोषित करके फूल जाओ, और इस प्रकार क्या होता है, देखिए इस ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें हम सेल को रख दिए,
सेल से वाटर जो है बाहर ही निकलेगा, ठीक है। और इसका जो कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण, कंटिन्यूअस निर्माण होता रहेगा एटीपी का, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एटीपी का निर्माण होगा और ये इसमें जो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सॉल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, सॉरी हाइपर क्या है, हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है, हाइपरटोनिक हो जाएगा, अति पराशरी घोल हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जब बाहर निकल के ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका सही आंसर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे इसमें, द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल, किसी विलयन के परासरण विभव को निरूपित करने का संकेत है, किसी विलयन के परासरण विभव को निरूपित करने का संकेत क्या है। देखिए इससे हम निरूपित करते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, देखिए इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो हम इस सिंबल से किसको दर्शाते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन, इसको हम दर्शाते हैं कि इससे, ठीक है, इसको हम कहते हैं परासरण विभव व विलय विभव एक ही होते हैं, ठीक है, इसको हम इससे दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का वो है, और देखिए ये सॉल्यूट इज ऑलवेज, विलय विभव सदैव होता है, क्या होता है, निगेटिव, धनात्मक, 0, 1, क्या होता है बताइए, सदैव क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। जो आपका सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा आपका निगेटिव होता है, क्यों, देखिए इसमें क्या होता है, अनुसार ये संकेत अलग अलग होते हैं, परासरण विभव का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है, परासरण विभव का जो मान होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, और सॉल्यूट पोटेंशियल का भी मान जो होता है सदा निगेटिव होता है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में तो हम देखेंगे कि ऑलवेज ये निगेटिव होता है, और कैसे होता है वही डिटेल में हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज, देखिए अब विलयन का परासरणी विभव सदा होता है, ये भी आपने देखा, विलयन का परासरणी विभव सदा क्या होता है, निगेटिव, मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया, इसका भी जो है परासरणी विभव जो होता है निगेटिव ही होता है, ठीक है, क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल का, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का भी निगेटिव ही होता है, या आप याद रखिएगा, ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेसी बोस was a proponent of the following theory of 6% of sap in plant, जेसी बोस पौधों में रसारोहण के निम्नलिखित किस सिद्धांत के समर्थक थे, देखिए तो इसका ऑप्शंस आप देख लीजिए, मैकेनिकल थ्योरी, ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत, पल्सेशन थ्योरी, ठीक है, स्पंदन सिद्धांत, और इम्बिबिशन थ्योरी, अंतः शोषणी सिद्धांत, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पल्सेशन थ्योरी, इसका सही आंसर होगा पल्सेशन थ्योरी, ठीक है। पल्सेशन थ्योरी जो है इसी को जेसी बोस ने, ठीक है, जेसी बोस में जगदीश चंद्र बोस ने, भारतीय वैज्ञानिक थे ये, भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया था, पल्सेशन थ्योरी को दिया था, ठीक है, एसेंट ऑफ सैप। पल्सेशन थ्योरी में क्या होता है कि ये एक ऐसी यंत्र होती है, इसमें सुई चुभोई जाती है, ठीक है, एंडोडर्मिस में, और इसमें गैल्वेनोमीटर की सुई प्रबल दोलन करके लगी होती है, ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर की सुई होती है, इसमें अंदर तक एंडोडर्मिस तक चुभोई जाती है इसमें, और इसमें पल्सेस, और इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि सेल में क्या होती है, पल्सेशन मूवमेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पल्सेशन पल्सेशन मूवमेंट होता है, ठीक है, पल्सेशन मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए पल्सेशन मूवमेंट होता है, ये दर्शाया गया किसने, जगदीश चंद्र बोस ने दर्शाया इसको, थियरी को वो क्या प्रतिपादित किया था, ठीक है, समर्थन किया था इसका, ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, पल्सेशन थ्योरी। The process by which water gets into the seed coat when a seed is placed in a suitable situation
फॉर जर्मिनेशन इज, जब बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है तो पानी बीज आवरण में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन आप देख लेंगे, रूट प्रेशर जड़ दबाव, इम्बिबिशन अंतः शोषण, एब्जॉर्प्शन अवशोषण और ऑस्मोसिस। क्या कहलाती है बताइए? ठीक है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका इम्बिबिशन अंतः शोषण, इम्बिबिशन कहलाती है। ठीक है, इम्बिबिशन क्या होती है आप बताइए? इम्बिबिशन में यह होता है कि ये पौधे में बीज द्वारा प्रथम जल अवशोषण अंतः अवशोषण होता है। ठीक है, और इसमें शुष्क बीज या ठोस अथवा अपने सतह में जल अवशोषित करके अंतः, मान लीजिए ये बीज है, ठीक है, इसको एक विलेन में रखा गया है, तो ये क्या करेगी, जल का ये अवशोषण कर लेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन। ठीक है, इम्बिबिशन इसको बोलते हैं, इम्बिबिशन अंतः शोषण। जब बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है तो अवशोषण, ये प्रवेश करता है पानी जो है जल बीज के अंदर, इसको हम बोलते हैं इम्बिबिशन अंतः शोषण। ठीक है, अंतः शोषण बोलते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राई सीड इन वाटर स्वेल ड्यू टू, सूखे बीज पानी में रखने पर फूल जाते हैं। कैसे फूल जाते हैं सूखे बीज पानी में रखने पर? देखिए, अंतः शोषण के कारण। ठीक है, अंतः शोषण के कारण। इम्बिबिशन जो मैंने अभी पहले बताया आपको, इसमें सेकंड पॉइंट है अब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। लेकिन इसका सही आंसर क्या है आपका एट्थ का? ठीक है, एट्थ का सही आंसर आपका क्या है कि ड्राई सीड पानी में रखने पर इम्बिबिशन क्रिया होती है जिससे ये फूल जाते हैं। मान लीजिए ये आपका एक फ्लास्क है, ठीक है, इसमें आपका वाटर भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें एक सीड रखा गया, तो इसमें पानी का अवशोषण होगा, लगातार इसमें अंतः अवशोषण होगा, जिससे ये बीज क्या होगी, फूल जाएगी। ठीक है, इससे बीज फूल जाएगी कि सारा अवशोषण कर लेगा पानी, जिससे बीज क्या होती है, फूल जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं इसको, जिससे कि इसको अंतः शोषण के कारण होता है, जिसमें आपकी जो सीड होती है इसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जिससे बीज की जो साइज होती है वो बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट कंसेप्ट वाज गिवन बाय, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना की थी ई मुंच ने, ठीक है, रेबिनोविच ने, ठीक है, जेलिड्स ने और बोस ने। तो बताइए किसने की थी, बताइए किसने की थी इसकी, वो ई मुंच ने की थी इनको। ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की जो आपका कंसेप्ट है वो गिवन बाय ई मुंच। ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट ई मुंच नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एपोप्लास्ट निर्जीव या मृत घटकों द्वारा पौधों में होने वाले जल के परिवहन को कहते हैं, तथा सिम्प्लास्ट जीवित घटकों द्वारा होने वाले परिवहन को कहते हैं। देखिए, एपोप्लास्ट में क्या होता है, जो डाइड होते हैं, डाइड जो अपघटक होते हैं उनसे होता है, और सिम्प्लास्ट में क्या होता है आपका, जिसमें जीवित जो लाइव होते हैं, इनसे जो घटक होता है इनसे ये होता है लाइव और डाइड। ठीक है, तो ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट दिया था ई मुंच ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच प्लांट स्ट्रक्चर अ नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व्ड, किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? ठीक है, तो आप इसको देखिए, ऑप्शन इसका रूट जाइलम, स्टेम जाइलम, लीफ जाइलम, रूट पिथ। ठीक है, रूट पिथ। तो इसका किस में होता है बताइए, इन विच ऑफ द पोटेंशियल इज ऑब्जर्व। ठीक है, आपका इसमें क्या होता है कि निगेटिव प्रेशर किस में देखने को मिलता है, निगेटिव प्रेशर बताइए, निगेटिव प्रेशर आपका देखने को मिलता है स्टेम जाइलम में। ठीक है, निगेटिव प्रेशर आपका मिलता है स्टेम जाइलम में, स्टेम जाइलम में देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेम जाइलम में क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए, स्टेम जाइलम में यह होता है कि स्टेम जाइलम में दाब, जो प्रेशर पोटेंशियल है का मान मूल जाइलम, रूट जाइलम की तुलना में कम होता है। जो प्रेशर पोटेंशियल है इसमें देखें, जो प्रेशर पोटेंशियल है, ठीक है, इसमें रूट जाइलम के उसमें देखिए, रूट जाइलम के उसमें क्या होता है, कम होता है। स्टेम जाइलम का प्रेशर पोटेंशियल रूट जाइलम की तुलना में कम होता है। ठीक है, रूट जाइलम की तुलना में कम होता है, तो इसका नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल ऑब्जर्व किया गया किसमें, स्टेम जाइलम में, क्योंकि ये रूट जाइलम के प्रेशर पोटेंशियल से कम होता है। ठीक है, ये आपका हो गया 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्टेम जाइलम।
अब देखिए, अ सेल प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन गेट्स प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है। कोशिका को किस विलयन में रखने पर जीव द्रव्य कुचित हो जाता है, ठीक है। कोशिका को किस विलयन में रखने पर, इसका ऑप्शंस देखिए, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और डायटोनिक, ठीक है। तो किस में करते हैं बताइए इसको, 11 नंबर क्वेश्चन। आप बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक में रखने पर सेल को प्लेस किया जाए तो सॉल्यूशन गेट्स प्लाज्मोलाइज्ड, दिव्य जल कोशिका को देखिए हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाए तो इसमें परासरण के नियम के अनुसार कोशिका से जल का वही स्राव एक्सोऑस्मोसिस होने लगता है। इससे परिणाम स्वरूप कोशिका का प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। अगर कोशिका में रखा जाए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो इसमें क्या होता है कि वही श्रावण मतलब कोशिका से जो जल है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। इससे क्या होता है, द्रव्य जीव द्रव्य कुचित हो जाता है, मतलब ये सिकुड़ जाएगा बिल्कुल भी, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाना। सेल का क्या हो जाना, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाना, ठीक है। प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर, ठीक है। प्लेस्ड, देखिए, सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय, किसी सॉइल में, किसी सॉइल की कितनी सैलिनिटी है, कितनी सैलिनिटी है। सैलिनिटी मतलब लवणता, उसमें लवण की मात्रा कितनी है, कितनी सॉल्टी है, किसी कोई सॉइल कितना सॉल्टी है, कितना खारा है। तो ये मेजर्ड किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन देखिए, पोटोमीटर, पोरोमीटर, कोलोरीमीटर, ठीक है, कंडक्टिविटी मीटर। तो बताइए सॉइल की सैलिनिटी किससे मापी जाती है, सॉइल की सैलिनिटी मापी जाती है कंडक्टिविटी मीटर से। कंडक्टिविटी मीटर से जो है सॉइल की सैलिनिटी मापी जाती है। ये आप याद रखें, क्वेश्चन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ये आपका पूछा है क्वेश्चन आपका, ये 2004 में पूछा है, ठीक है। 2004 में क्वेश्चन पूछा है पीजीटी बायोलॉजी में, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा है 2004 में। इसमें क्या सॉइल सैलिनिटी किससे मापी जाती है, कंडक्टिविटी मीटर से। सॉइल सैलिनिटी कंडक्टिविटी मीटर से मापी जाती है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन, इन अ टर्जिड सेल स्फीति कोशिका में होता है, क्या होता है स्फीति कोशिका में, OP0, TP0, DPD0, ठीक है। और TP टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू DPD प्रेशर के होता है। बताइए क्या होता है इसमें, DPD 0 होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट टर्जिड सेल में 0 हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्फीति में जो पराशर दाब होता है वो स्फीति दाब टर्जर प्रेशर के बराबर होते हैं, अतः डीपीडी 0 हो जाता है और इसमें कोशिका द्वारा जल अवशोषित नहीं होगा। जब ये डीपीडी 0 हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर आपका 0 हो जाएगा, तो जल का अवशोषण कोशिका में नहीं होगा, ठीक है। डीपीडी 0 नहीं होगा तभी जल से में कोशिका का अवशोषण होगा। अगर डीपीडी 0 हो जाएगा तो जल कोशिका में आपका अवशोषण नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि प्योर एंड क्लीन वाटर हैव ऑस्मोटिक प्रेशर, शुद्ध व साफ पानी का परासरण दाब होता है 0, 1, 2, 10। बताइए क्या होता है, प्योर वाटर का परासरण दाब क्या होता है, प्योर वाटर का परासरण दाब 0 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, प्योर वाटर का जो परासरण दाब होता है वो 0 होता है। प्योर एवं क्लीन वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 0 होता है। क्यों, क्योंकि किसी विलयन का परासरण दाब वह दाब है जो उस विलयन के अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक अथवा कम सांद्रता वाले विलयन को पृथक करने में अधिक सांद्रता वाले विलयन के विलायक को परासरण के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इसका जो होता है प्योर क्लीन वाटर का जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये आपका 0 होता है प्योर वाटर का, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन अ प्लांट इज कॉल्ड करेक्टली, ठीक है। तो आप देखिए इसमें एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही उपयुक्त शब्द है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ट्रांसपीरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ वाटर और एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, जल का अवशोषण, जल का आरोहण और जल का रस का आरोहण, ठीक है। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, एसेंट ऑफ सैप, रस का आरोहण,
ठीक है, रस का आरोहण, एसेंट ऑफ सैप जो है ये आपका सही आंसर है, क्योंकि पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित किया हुआ जो खनिज लवणों को ऊपर चढ़ने की क्रिया हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। देखिए ये मान लीजिए प्लांट है, ये इनके जड़ है, ये खनिज लवण को अवशोषित करते हैं अपने सेल में और उसको ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, ऊपर चढ़ाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। खनिज लवणों को का अवशोषण करके रूट के द्वारा इनको ऊपर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, इनको हम ऊपर चढ़ने की एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। ठीक है, और ये गुरुत्व बल के और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत काम करता है, क्योंकि ये ऊपर चढ़ रहा है, अगर ये नीचे आता तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ काम करता, क्योंकि हम कोई भी चीज गिरेगा तो नीचे ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ये काम करता है। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है कि अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और इस क्रिया में सिद्धांतों का जो मूल दाब सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत, जैव सिद्धांत इसमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये आप याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करता है, जब ये खनिज लवण जो है एसेंट ऑफ सैप जब वर्क करता है और ये ऊपर चढ़ता है एब्जॉर्ब करके। ठीक है, सो आपका आज 15 क्वेश्चन ही था, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और आप अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, थैंक यू। और आप इसको अच्छे से क्वेश्चंस को करिए, बार बार देखिए, आपको पुराना PBYQ का बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन कराए जा रहे हैं इस पे। ठीक है, एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से करिए, बार बार करिए, इवन हो जाके थ्योरी क्लासेस भी आप देखिए। ठीक है, तो आपका इससे क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपके क्वेश्चंस को करने के लिए, और आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्ट बेसिस पे भी आ रहे हैं, तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।